बात नहीं। कर रहा हूं, एक सेकेंड। हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे थे, हमने कंपनीज का फीचर्स पढ़ा था और कॉर्पोरेट विल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। उसके आगे आपने मुझे पढ़ाने नहीं दिया था। हाँ, सही बात है। आज भी देखो छोटा सा टाइम मिला है, कल तो आपका लेक्चर है ही नहीं लॉ का, है ना। चलो, परसों तो वैसे भी ना था, ट्यूसडे को तो वैसे भी नहीं रहता। ट्यूसडे को कब हुआ आपका लेक्चर? चलिए, सो मोस्टली मैं इसी वीक खत्म हो जाता, पर लेक्चर्स कम हुए लॉ के। कम ही तो हुआ है। कब दो लेक्चर लॉ हुआ? पर एक ही बार तो हुआ है वैसा। अरे पर मेरे को तो याद रहेगा ना। आज भी छोटा सा ही तो लेक्चर, आज उधर, आज थाने वालों का बड़ा लेक्चर है, उसमें 2 लेक्चर सुबह से लेके लास्ट संडे शायद आप लोग का हुआ था ना, 2 लेक्चर। यस, आज ऐसा एक सोच रहा हूँ, ऐसा इसके बाद कोई लेक्चर नहीं है ना? कौन सा? वो थोड़ा सा 1 घंटे बात कर लेंगे, उसमें क्या है। मैं तो एकदम प्रॉपरली यूज करवा रहा हूँ संडे। चलो, टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज के टाइप्स को 4 बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। ऑन बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड अदर्स। 3 बेसिस के अलावा जो कंपनीज आपके सिलेबस से बची उसको मैंने अदर्स में डाल दिया, राइट। ये चार्ट सबके बुक में। सबसे पहले एक करेक्शन कर लेंगे, ये जो यहाँ पे चार्टर्ड कंपनी लिखा हुआ ऑन बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में, इसको हम कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कर लेंगे। एंड जो स्टैट्यूटरी कंपनी लिखा हुआ है, इसको हम अनलिमिटेड कंपनी कर देंगे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को आप गारंटी कंपनी भी लिख सकते हो। कौन सा लाइट है ये? कितना नंबर है? 20। तुम्हारे टेस्ट के मार्क्स नहीं पूछ रहा हूं। कितना नंबर है? ठीक है, अभी ये फैन कितना नंबर है? सब बंद कर दूं? ये लो, अभी ये कितना नंबर फैन है? फिर टेस्ट के मार्क्स बता रहा है। चलो, आज कितने मार्क्स का टेस्ट है? मार्क्स भी सरप्राइज है। चलो, ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 3 तरह की कंपनी होती है, स्टैट्यूटरी कंपनी, चार्टर्ड कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। सबसे पहले चार्टर्ड कंपनी समझते हैं। चार्टर्ड कंपनी क्या होता है? ये जो वर्ड आप देख रहे हो यहाँ पे चार्टर्ड, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? All the future chartered accountants sitting in front of me. What do we mean by word chartered accountant? Yes, very good. सीए का मतलब क्या होता है? सीए बनने आए हो, सीए का मतलब तो पता होना चाहिए। तुमको कौन से राजा रानी सीए बनाने वाले? इसीलिए बोलते हैं रुद्रेश, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस।
अकाउंट्स बनाता है वो तो अकाउंटेंट है। मतलब आपके करियर में थोड़ी सी लापरवाही आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से अकाउंटेंट बना देगी जो अकाउंट संभालेगा। थोड़ी सी लापरवाही सीधा आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से अकाउंटेंट बना देगी। और बहुत बड़ा फर्क है चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट में। चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटेंट तो है इसलिए हमारे नाम के साथ अकाउंटेंट आता है। चार्टर्ड का मतलब क्या होता है? मास्टर, प्रीमियम, प्रोफेशनल, सर्टिफाइड। ये क्या मोबाइल फोन खरीदने निकला हूं क्या मैं, या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है कि 4 वैरायटी है? चार्टर्ड का आज के टाइम पे मतलब हो गया है एज पर लॉ, राइट। यानी कि ऐसा अकाउंटेंट जो एक पर्टिकुलर लॉ, पर्टिकुलर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अकाउंटेंट है उसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेंगे। हर वो अकाउंटेंट जो एक पर्टिकुलर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अकाउंटेंट है उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेंगे। कौन सा रेगुलेशन? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। सर उसके अकॉर्डिंग कौन होगा अकाउंटेंट? जिसने 3 लेवल ऑफ एग्जाम्स क्लियर किए हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, एंड जिसने उसके साथ आर्टिकलशिप की है एंड उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप लिया है, दैट इज नोन एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। पर ये तो आज का मीनिंग है। ये जो वर्ड है चार्टर्ड, आपको मालूम है ये सिर्फ एक फैंसी वर्ड है, आज के टाइम में इसका कोई रियल मीनिंग नहीं है। तो अच्छा लगा क्या लंदन वाले लोग सीए लिखते हैं, सुन के हमें अच्छा लगा तो हम इंडिया में भी सीए लिखने लग गए। सुन के अच्छा लगा तो हमारा देखा देखी पाकिस्तान वाले बोले हम भी लिखेंगे। पाकिस्तान में भी सीए होता है, हमारा आईसीए है, उनका आईसीए भी है, राइट। हमने बोला हमारा कोर्स हम चेंज करेंगे, सीपीटी से सीए फाउंडेशन करेंगे, वो बोले हम भी चेंज करेंगे, हम भी सीए फाउंडेशन करेंगे। अरे आगे भी होता है, उनका भी इंटर और फाइनल होता है। आइडियली ये जो वर्ड है ना सीए, ये एक वेग वर्ड है, इस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है। एक्चुअली सीएस आर पब्लिक अकाउंटेंट्स। कैसा वैल्यू खत्म हो गया ना वर्ड का, कैसा लगा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने आए, सर पब्लिक अकाउंटेंट बनने आए। बस इसी वेटेज के लिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखते हैं। बाकी almost all the developed countries around the world they use the word public accountant. Like US, they use the word certified public accountant, CPA. आपने सुना भी होगा US CPA। तो US CPA is nothing but CA of US. US ACCA is for London। इससे थोड़ा डिफरेंट कोर्स है, वो CA नहीं है, राइट। ये क्या है? सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। देखो अकाउंटेंट दो तरह के, अकाउंटेंट कौन? जो अकाउंट्स बनाता है। अब अकाउंट्स वाइड, अकाउंट्स दो तरीके के लोग बना सकते हैं। एक, मैं अगर खुद का अकाउंट्स बना रहा हूं, आई एम सेल्फ अकाउंटेंट। मैं दूसरों का अकाउंट बना रहा हूं, आई एम पब्लिक अकाउंटेंट, मैं पब्लिक का अकाउंट्स बना रहा हूं। अरे सीए वही तो करता है, पब्लिक के अकाउंट्स बनाता है और चेक करता है, पब्लिक के टैक्स फाइल करता है, पब्लिक की ऑडिट करता है। सीए क्या है? पब्लिक अकाउंटेंट। ऐसा पब्लिक अकाउंटेंट जिसको कोई रेगुलेशन सर्टिफाई कर दे, दैट विल बी नोन एज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। सो सीपीए इज द राइट वर्ड जो यूज किया जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ सीए, and which is used amongst major countries of the world। कुछ गिने चुने कंट्री है जो ये फैंसी वर्ड यूज करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसमें हमारा इंडिया भी एक है, राइट। नाउ लेट मी टेल यू चार्टर्ड वर्ड कहां से आया, बिकॉज़ इसी से हम डिराइव करेंगे चार्टर्ड कंपनी, राइट। स्टोरी सुनते सुनते ये नहीं भूलना हम पढ़ क्या रहे हैं, हर बार जाके वहीं कनेक्ट होगी। चार्टर्ड का एक्चुअली मतलब होता है स्क्रोल। वो राजा महाराजा का टाइम देखे होगे मूवी में, राजा महाराजा का टाइम देखो मूवी में, उन लोग ऐसा वो लेटर्स भेजते हैं, संदेश ऐसा वो रोल करके स्क्रॉल में, दैट वाज चार्टर्ड। वो रोल्स दो तरह के होते थे, नॉर्मल एंड चार्टर्ड। चार्टर्ड मतलब वो रोल्स जिनमें लॉ लिखे जाते थे, द रोल्स ऑन विच लॉ वर रिटन वर नोन एज चार्टर्ड्स। सो क्या हुआ था जब ये कॉन्सेप्ट चालू हुआ था सीए का, सो ब्रिटेन में एक अलग चार्टर्ड बनाया गया, एक अलग स्क्रोल बनाया गया जिसमें हमने कुछ लोगों के नाम लिखे। उस टाइम पे एग्जाम नहीं होता था, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस कुछ लोगों के नाम लिखे कि हाँ ये अपने फील्ड के एक्सपर्ट अकाउंटेंट्स हैं। सो बाकी कंपनी वाले क्या करो, तुमने अकाउंट्स बनवा लिए, इनसे एक बार चेक करवा लो।
तो जो उनसे एक बार चेक करवा लो, तो क्या किनसे चेक करवाना है? वो चार्टर्ड में लिखे हुए अकाउंटेंट से। अरे जरा चार्टर्ड में चेक करो तो ये अकाउंटेंट चेक कर सकता है क्या अकाउंट्स? फ्रॉम देयर द टर्म डिराइव्ड, चार्टर्ड में लिखे हुए अकाउंटेंट्स के नेम चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ये वर्ड इतना फैंसी है उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट कि वहीं से हमने डिराइव कर लिया, लंदन ने चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड, लंदन से हमने और हमसे पाकिस्तान ने, राइट? वहां से डिराइव हुआ है वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाउ अब जब हम आते हैं चार्टर्ड कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जो किसी स्क्रॉल के लॉ के अकॉर्डिंग बनी है। स्क्रॉल्स कौन बनाते थे? किंग और क्वीन, राइट? सो किसी किंग या क्वीन ने अपने किंगडम के लिए कोई लॉ बनाया, उस लॉ के अंडर अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है उसे हम क्या बोलेंगे? चार्टर्ड कंपनी। पक्का? आर वी क्लियर ऑन दिस? श्योर? एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बनाई गई थी, दैट वाज रजिस्टर्ड अंडर चार्टर्ड ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के चार्टर्ड के अंदर वो रजिस्टर हुआ था, राइट? बुक में आएंगे चार्टर्ड कंपनी। अब सोचो चार्टर्ड कंपनी जब उस लॉ के अकॉर्डिंग बना, क्या वो कंपनीज एक्ट फॉलो करेगा? पक्का? नाउ एक होता है स्टैट्यूटरी कंपनी। आपने कहीं पे ऐसा वर्ड लिखा हुआ देखा है? एज पर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कहां देखा है? आईसीआई के वेबसाइट पे आपको हर सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कहीं पे भी आप आईसीआई का लोगो, जो आपके पास मॉड्यूल है तो चेक भी कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट का मॉड्यूल है अगर अभी आपके पास, तो आईसीआई के लोगों के साथ लिखा रहेगा हमेशा सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या है? आपको वो स्पेशल लॉज, स्पेशल कंपनीज आते जो कल देखे थे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे क्या था? आपने एक लॉ बनाया, उस लॉ के अंडर कंपनीज रजिस्टर की। यहां उल्टा कर रहे हैं, कंपनी बनाने के लिए सेपरेट लॉ बना रहे हैं। हमें एक कंपनी बनानी थी आईसीएआई, इसको बनाने के लिए हमने एक सेपरेट लॉ पास किया जिसका नाम है सीए एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। हमें एक कंपनी बनानी थी आईसीएसआई, इसके लिए एक अलग एक्ट बनाया, सीएस एक्ट। हमें एक कंपनी बनानी थी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके लिए हमने एक अलग लॉ बनाया, आरबीआई एक्ट। सो ऐसी कंपनी जिनको बनाने के लिए एक सेपरेट एक्ट पास करनी पड़ी है पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में। सर स्टेट गवर्नमेंट भी तो ऐसी कंपनी बना सकता है ना, ऐसे कंपनीज को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। क्या इस टाइप की कंपनी कंपनीज एक्ट फॉलो करेंगी? पक्का? सिमिलरली रजिस्टर्ड कंपनी, these are actual 220 वाला कंपनी। कंपनी मींस अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ रजिस्टर्ड। जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई है दैट विल बी द रजिस्टर्ड कंपनी। तीनों का बेसिक फंडा समझ में आया? अब एक मिनट मेरी बात सुनना आगे लिखने या पढ़ने से पहले। रजिस्टर्ड कंपनी 5 तरह की होती है, प्राइवेट, पब्लिक, स्मॉल, ओपीसी, सेक्शन 8, राइट? सब एक बार नाम बोलेंगे मेरे साथ, कौन सी? प्राइवेट, पब्लिक, स्मॉल, ओपीसी, सेक्शन 8। एसपी वालों को कुछ याद आ रहा है पुराना पढ़ा हुआ? कौन कौन एसपी वाला है यहाँ पे? बहुत बढ़िया। मैं तो हमेशा बोलता हूँ महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, एसपी लेना ऑप्शनल है, हमेशा एसपी लेना चाहिए। मैथ्स कुछ काम नहीं आता। मैथ्स एक ही काम आता है, 12th के मार्क्स कम करने के, और कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो महाराष्ट्र बोर्ड से नहीं पढ़ा हूं, मैंने फालतू चीजें ली नहीं ना, मैं सीबीएसई से पढ़ा हुआ हूं। उससे पढ़ा तो सीए को रहा हूं, ये तो ऑल इंडिया कोर्स है। मेरे को बहुत लोग एसपी पढ़ाने बोलते हैं। चलो 5 तरह की कंपनीज है, प्राइवेट, पब्लिक, स्मॉल, ओपीसी, सेक्शन 8, राइट? ये 5 तरह की कंपनीज है। क्या हो गया? मेरे को सुनाई दिया ये भाभी। जब उसने बोला वही,
अच्छा चलो, सो फोकस करते हैं थोड़ा। पांच तरह की कम कौन क्या हो गया आज, इतने सदमे क्यों लग रहे हैं? इतना भी खराब नहीं है महाराष्ट्र बोर्ड। चलो, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, ओपीसी, सेक्शन 8 कंपनी, पांच तरह की कंपनी होती है। इसमें क्वाइट सबसे इंपॉर्टेंट है समझना पब्लिक कंपनी। एक बार आओ पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में। इतना खतरनाक, इतना हार्ड डेफिनेशन है ना। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट। मतलब ये बहुत डिफिकल्ट है याद रखना, पर एग्जाम में यही लिखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आई होप इतना डिफिकल्ट आप थोड़ा याद रख के लिख पाओगे, राइट। सो पब्लिक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। प्लीज इसमें अपना बुद्धि नहीं लगाना है, आपको ये सेम लाइन लिख के आना है एग्जाम में। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, राइट। आपने एक पेज का एक्सप्लेनेशन लिख दिया, ये लाइन नहीं लिखी, 0 मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज लॉ, और सिर्फ ये लिख दिया तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। लॉ का डेफिनेशन यही है, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। यानी अब हमें समझना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी क्या होता है, राइट। मैं प्राइवेट कंपनी आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके पहले आपको फटाफट बुक पे आना है। स्टैट्यूटरी कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, आपको क्विकली रीड करना है। बिना बात के सब रीड करेंगे। चलो बिना बात के सब रीड करेंगे क्विकली।
चलो आज आपने नहीं गिराया तो मैंने गिरा दिया। चलो, सो पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी समझना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी का फंडा बड़ा सिंपल है। प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसकी मम्मी 3 रेस्ट्रिक्शन लगाए, राइट? आपको गोवा जाना है, समहाउ पापा से परमिशन मिल गई, है ना, गलती से मिल गई परमिशन। फिर जब पापा ने हाँ कर दिया, मम्मी ने बोला ठीक है अब जाओ, क्या कर सकते हैं। पर मम्मी ने 3 रेस्ट्रिक्शन लगाई। सबसे पहला, क्वाइट। देखो समझना है कॉन्सेप्ट, किसी बातें करनी है तो फिर फोकस करो। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन कि आपको अननोन लोगों से बातें नहीं करनी। राइट? आपका एक क्लोज सर्कल है, सिर्फ उनके साथ रहना है। ठीक है? सेकंड, अननोन लोगों को क्वाइट, अननोन लोगों को अपना कोई भी सामान शेयर नहीं करना है। राइट? थर्ड, जो आपके ये क्लोज सर्कल है ना, इन क्लोज सर्कल वाले लोगों को आप अपना सामान दे सकते हो, और ये चाहें तो आगे किसी थर्ड पार्टी को सप्लाई कर सकते हैं। ध्यान सुनना, हम अनजान आदमी को डायरेक्ट नहीं दे सकते, हमने अपने क्लोज पर्सन को दिया, उसने आगे सप्लाई किया, चलेगा। बट इन्हें बोलना ये सारे काम सोच समझ के करें, सोच समझ के केयरफुल रह के करें। ये 3 रेस्ट्रिक्शन है, अंडरस्टैंड? यहीं से केस स्टडी बनती है, और मेजॉरिटी स्टूडेंट जिनको लगता है प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी कॉन्सेप्ट में क्या ही दिक्कत है, वो 0 लेके आते हैं कॉन्सेप्ट। छोटे छोटे पॉइंट पे यहाँ पे एकदम फंसा देने वाली केस स्टडी बनती है। आपको पढ़ी लगे तो बहुत आसान है, जब लिखने बैठोगे बीच में पेन अटक जाएगा। पता ना, सब क्वेश्चन पढ़ के लगते हैं तो बन जाएगा, फिर बनाने बैठते तो अब अवॉइड करना चाहते हैं कि अरे यार ये तो नहीं, कुछ और पूछ लो। राइट? सो सबसे पहली कंडीशन कि आपके मेंबर्स, आपके क्लोज पर्सन कौन, आपके मेंबर्स होंगे मैक्सिमम 200। सिर्फ उन्हीं के साथ रहना है, बाकी लोगों से आपको बातें नहीं करनी। आपको अनजान लोगों को अपने सामान यानी कि अपने शेयर्स, अपनी सिक्योरिटीज इशू नहीं करनी है। आप अपने क्लोज सर्कल को अपने शेयर्स दे दो, वो चाहें तो अपने उन शेयर्स को थर्ड पार्टी को बेच सकते हैं, पर ये बेचने के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए। राइट? एक बार फीचर्स में आओ ना, इसको हम आगे एनालाइज करें उससे पहले फीचर्स ऑफ कंपनी में आओ। उसमें एक फीचर था ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। उसमें एक लाइन लास्ट की हमने पेंडिंग रखी थी, मैंने आपको बोला था टाइप्स ऑफ कंपनी के साथ समझ में आएगा कि शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, राइट, but there is some restriction on transfer of the shares of private company. क्लियर है? पक्का? आ जाओ फिर प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में। सो प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें 3 रेस्ट्रिक्शन है। सबसे पहला, रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, कि आपके जो मेंबर्स हैं, सर यहाँ पर तो मेंबर्स लिखा हुआ नहीं, आपको कैसे पता चला मेंबर्स? बिकॉज ट्रांसफर लिखा हुआ है। ट्रांसफर मेंबर करते, ध्यान रखना, कंपनी इश्यू करती है। आपने यही पढ़ा होगा ना, इश्यू ऑफ शेयर।
शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, राइट। ट्रांसफर कौन करता है? मेंबर्स। कंपनी क्या करेगी? शेयर इशू। इशू नए शेयर्स को किया जाता है, ट्रांसफर एग्जिस्टिंग शेयर्स को किया जाता है। सो मेंबर्स शेयर का ट्रांसफर रेस्ट्रिक्टेड है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 हो सकते हैं, और आप पब्लिक एट लार्ज को इनविटेशन ऑफ इनवाइट नहीं कर सकते फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स। पक्का? ये 200 के काउंटिंग में कुछ लोगों को एक्सक्लूड करना है। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहीं से केस स्टडी आती है और एरर होता है। 200 जब काउंट करोगे ना, कुछ लोगों को इंक्लूड मत करना इस 200 में। सबसे पहले जो जॉइंट मेंबर्स होंगे ना, जॉइंट शेयर होल्डर्स, उन्हें एक ही काउंट करना। यानी ए, बी, सी और डी ने मिलके 100 शेयर्स खरीदे, इनको आप एक ही मेंबर काउंट करना। पक्का? जॉइंट शेयर होल्डर्स को हमेशा कितना काउंट करोगे? एक सिंगल। पक्का? नाउ कोई भी ऐसा पर्सन जो एम्प्लॉय रहते हुए शेयर्स खरीदा हो, मतलब शेयर्स खरीदते समय एम्प्लॉय था, ध्यान से सुनना मेरी बात, शेयर्स खरीदते समय एम्प्लॉय था, उन शेयर्स के लिए उसे कभी मेंबर काउंट मत करना, फिर चाहे बाद में वो एम्प्लॉय रहे या ना रहे। तो जो एम्प्लॉय रहते हुए शेयर्स खरीदा है, इसको आपको इंक्लूड नहीं करना है। पक्का? लेट्स से एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है, इसमें एक पर्सन है मिस्टर पी, इसने 1 जुलाई को जॉब ज्वाइन की, 1 जुलाई को जॉब ज्वाइन की। लेट्स से इसने 5 जुलाई को कंपनी के शेयर्स खरीदे, ठीक है, कितने? 10 शेयर खरीदे। लेट्स से 7 जुलाई को इसने जॉब छोड़ दी, 8 जुलाई को इसने 5 शेयर और खरीदे। अब मुझे बताओ, क्या मैं इसे 200 काउंटिंग में इंक्लूड करूं? एक तारीख को जॉब ज्वाइन की, राइट, 4 तारीख को शेयर्स खरीदे, 5 तारीख को जॉब छोड़ दी, 6 तारीख को फिर से शेयर खरीदे। मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन यस या नो में आंसर चाहिए। क्या मैं इसे मेंबर के 200 के काउंटिंग में इंक्लूड करूं? कितना लोगों को लगता है नो? वेरी गुड। कोई ऐसा जिसको यस लगता है? चैतन्य को बस, विकास को भी नहीं लगता? सपोर्टर बढ़ते जा रहे हैं तुम्हारे तो। कुछ लोग पार्टी बदल के भी आ गए। पृथ्वी क्या लगता है? यस, इसको 200 में इंक्लूड करेंगे। जॉब छोड़ने के बाद भी तो शेयर खरीदा है। अगर मैंने क्या बोला, जॉब में रहते हुए जो शेयर खरीदोगे उनके लिए काउंट नहीं होगे। अगर जॉब छोड़ने के बाद ये नए शेयर्स नहीं खरीदा होता तो हम इसे इंक्लूड नहीं करते, पर ये जॉब छोड़ने के बाद नए शेयर्स खरीदा है तो इसे 200 में इंक्लूड करना पड़ेगा। कर सकते हैं? नहीं करना पड़ेगा, राइट? यस। पर जब शेयर खरीदा तब एम्प्लॉय थोड़ी ना था। इसने 1 तारीख को जॉब ज्वाइन किया, 4 तारीख को इसने लेट से 10 शेयर खरीदे, 5 तारीख को इसने रिजाइन कर दिया, जॉब खत्म यहां पे इसकी, 6 तारीख को उसने फिर से 5 शेयर खरीदे। एक्स एम्प्लॉय से हमें क्या करना? यहां पे इन शेयर्स की वजह से इसे हम क्या कर रहे हैं? 200 में इंक्लूड कर रहे हैं। अगर ये शेयर्स नहीं खरीदा होता तो हम इसे इंक्लूड नहीं करते, राइट? बिकॉज इन शेयर्स के लिए तो इसे इंक्लूड ही नहीं करना है ना, इनके अलावा कोई और शेयर ले ले तो इंक्लूड करना पड़ेगा, बराबर? अच्छा, अब ऐसा हुआ उसने 7 तारीख को फिर से जॉब ज्वाइन कर ली, क्या अब मैं उसे इंक्लूड करूंगा? क्वेश्चन समझ में आया सबको? कितने लोगों को लगता है कि अब करेंगे? कि अब उसे 200 में इंक्लूड करेंगे? कितने लोगों को लगता है? और कितने लोगों को लगता है कि अब नहीं करेंगे कि अब तो एम्प्लॉय बन गया? बाकी सब वो नन ऑफ द अबव वाले अभी भी उसे इंक्लूड करेंगे, बिकॉज मैंने क्या बोला, आप एम्प्लॉय रहते हुए अगर शेयर खरीदे हो तो इंक्लूड नहीं होंगे। आपने जब ये शेयर खरीदे तो आप एम्प्लॉय नहीं थे, आपको 200 में इंक्लूड किया जाएगा।
अब अगर उसने 8 तारीख को पूरे 15 शेयर बेच दिए एंड 9 तारीख को फिर से 10 शेयर खरीदे, क्या आप उसे इंक्लूड करेंगे? क्योंकि उसके पास जो शेयर है उसमें उसने एम्प्लॉय रहते हुए, पक्का? तो हमें ऐसे चेक करना है क्वेश्चन में कि अगर जॉब में रहते हुए आपने शेयर खरीदे उसके लिए काउंट नहीं होंगे। अगर एक शेयर भी ऐसा है जिसको आपने खरीदा हो जॉब के बाद या जॉब के पहले, तो आपको 200 में इंक्लूड किया जाएगा, बराबर? जब हम काउंट कर रहे हैं उस टाइम पे जॉब में हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, हमें कब से कनेक्शन देखना है? परचेज के टाइम से, पक्का? क्लियर है? रुद्रेश क्लियर हुआ कि कंफ्यूज है? पक्का? चलो भाई सब बुक में आएंगे। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 200 हमने देखा ही था। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 15। प्राइवेट कंपनी में अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है। एग्जांपल फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बोलो। हाँ तो रेस्ट्रिक्शन है, मना थोड़ी ना है। तो जॉब मतलब रिजाइन तो जॉब से किया हो, जॉब और शेयर से क्या लेना देना? किसने बोला? कब बोला मैंने? रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बोला? अलाउ है पर सोच समझ के करना। रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड में फर्क समझते हो? प्रोहिबिटेड मतलब कर ही नहीं सकते, रेस्ट्रिक्टेड मतलब कर सकते हो पर डेडिकेटेड चीजों को, डेडिकेटेड रूल्स को फॉलो करते हुए, राइट? चलो क्लियर है क्या ये बात? एक बार पूरा प्राइवेट कंपनी का टॉपिक रीड करेंगे। क्या? तो आपको लिख रहा है कि अगर उसने रेस्ट्रिक्टेड वे से ट्रांसफर किया फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन तो वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। अगर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बताया कि उसने फॉलो किया कि नहीं तो आप भी मत बताओ, आप भी उसमें लिख दो कि हम अगर फॉलो किया तो ऐसा होगा, नहीं किया तो ऐसा होगा। चलो क्लियर है क्या इतना? नाउ पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सर अब हम एग्जाम में कैसे लिखे अगर पूछ ले पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन? तो पहले ये लाइन लिखोगे, सबसे पहली लाइन ये होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। उसके बाद आपको प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा।
बिकॉज आपने क्या बोला, विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, तो ये तो बताओ प्राइवेट कंपनी क्या होती है, राइट? या फिर एक और लिखने का तरीका ऐसा है, इसके बाद लिखो दैट इज या दैट मीन्स एनी कंपनी whereby the articles of association do not provide the following three restriction, और तीनों restriction लिख दो कि limits the maximum number of members to 200, restricts the rights of transfer its shares and prohibits the invitation to the public for subscription of securities. ये लिखने पे आपका आंसर कंप्लीट होगा, राइट? पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स होते हैं 7, प्राइवेट में कितने होते थे? 2. यहां पे मैक्सिमम होते हैं अनलिमिटेड, प्राइवेट कंपनी में कितने होते थे? 200. यहां पे मिनिमम डायरेक्टर होते हैं 3, प्राइवेट में कितने होते थे? यहां पर मैक्सिमम होते हैं 15, प्राइवेट में कितने होते थे? प्राइवेट में 15. मैक्सिमम दोनों में सेम है, पक्का? सो 15 यहाँ पे प्रिंटेड क्यों नहीं है जब बाकी कंटेंट प्रिंटेड है? बिकॉज 15 इस सेक्शन का पार्ट नहीं है. सीए फाइनल में जो डायरेक्टर्स का टॉपिक पढ़ोगे वहां पे बताया गया मैक्सिमम कितने होते हैं. प्राइवेट कंपनी के नाम के एंड में वर्ड लिमिटेड आता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, राइट? नाउ पब्लिक कंपनी दो तरह की होती है. ऐसी कंपनी, देखो हमें शेयर्स को मैंने क्या बोला, आपको कैसा कंसिडर करना है कि शेयर्स तो आपका सामान है, आपके गुड्स की तरह है ना. और याद करो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का डेफिनेशन, शेयर्स गुड्स में आता भी था, राइट? अब समझो, लेट्स से मुझे अगर ये फोन खरीदना है, मेरे पास दो ऑप्शन है खरीदने का. सबसे पहला, मैं या तो डेडिकेटेड इस फोन के शोरूम में से, मेरा फोन कौन, एमआई के शोरूम में जाके खरीद सकता हूँ, राइट? मेरे फोन ऐसा में बहुत क्विकली चेंज होता है, मेरे फोन बहुत टूटते हैं ऐसा, इसके लिए अब मैं सस्ते फोन रखना चालू कर दिया हूँ. बहुत खर्चा होता है, नहीं तो बहुत गिरते हैं मेरे फोन ऐसा. मेरे को कवर लगाना पसंद नहीं है, ऐसा हैंडी नहीं लगता मेरे को, बहुत हैवी लगता है. सो मेरे पास अगर ये फोन खरीदना, दो ऑप्शन है, या तो मैं एमआई के डेडिकेटेड शोरूम से जाके खरीद सकता हूँ, या फिर मैं विजय सेल्स या क्रोमा टाइप की दुकान जा सकता हूँ. क्या नहीं से, या तो मैं डेडिकेटेड शॉप या डिपार्टमेंटल स्टोर किसी पे भी जा सकता हूँ, बराबर? सिमिलरली अगर आपको लेट से 1 केजी शुगर खरीदनी है, या तो आप किसी ग्रोसरी शॉप पे चले जाओ या डीमार्ट पे चले जाओ, पक्का? वैसे अगर आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, सर प्राइवेट के तो आप खरीद ही नहीं सकते ना, पब्लिक एट लार्ज तो खरीद ही नहीं सकता, सिर्फ क्लोज मेंबर ले सकते हैं. जब पब्लिक के तो आप खरीद सकते हो ना, पब्लिक में तो वो 3 रेस्ट्रिक्शन है नहीं. तो आपके पास दो ऑप्शन, अगर किसी कंपनी के शेयर यानी कि गुड्स खरीदने हैं तो या तो डायरेक्टली कंपनी में चले जाओ, या फिर दैट मींस में डेडिकेटेड स्टोर का चले गया, या फिर आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले जाओ, राइट? अब एक डिपार्टमेंटल स्टोर होता है जहां पे हर तरह के शेयर मिलते हैं, उस डिपार्टमेंटल स्टोर को हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट. शेयर मार्केट वर्ड तो सुना ही होगा, राइट? दो शेयर मार्केट अभी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं नेशनल लेवल पे, बीएसई और एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट? पहले हर रीजन का अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज होता था, उसी तरह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना था बॉम्बे के लिए, फिर इसे नेशनलाइज कर दिया गया. अहमदाबाद का अलग स्टॉक एक्सचेंज था, हैदराबाद का अलग था, कोलकाता का अलग था. सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कोलकाता का था, जिसे कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, राइट? मैंने आपको शायद वो लॉजिक नहीं बताया कि सिटी के नाम का चेंज होने के साथ साथ बताया था, उसी तरीके से इसलिए सिटी का नाम चेंज होने के साथ स्टॉक एक्सचेंज का नाम चेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगर ये चेंज हो गया तो जितनी भी कंपनी लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, सब अपने आप अनलिस्टेड हो जाएगी, सबको वापस लिस्टिंग करानी पड़ेगी. वाई? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, एंड कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है, कंपनी इज रजिस्टर्ड इन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो ही नहीं, सो हर कंपनी को वापस मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर कराना पड़ेगा, इसलिए नाम आज भी बीएसई है, राइट? कोलकाता तो कैलकाटा कोलकाता बन गया, उसका नाम आज भी कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज है, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज. हालांकि वो ऑपरेशनल नहीं है अब, और उसमें जो शेयर्स लिस्टेड है वो आज भी लिस्टेड है. नाउ सो जिन कंपनी के शेयर्स इस डिपार्टमेंटल स्टोर पे अवेलेबल है, उसे हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनी. जिसके शेयर्स इन डिपार्टमेंटल स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, उन्हें बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी. देखो कंपनी लॉ पढ़ना ना बहुत मजेदार है. आप जितना लॉ पढ़ो फाउंडेशन में सबसे इंटरेस्टिंग ही कंपनी लॉ है.
अगर आप उस तरीके से पढ़ो तो, राइट? एकदम लॉजिकल है ना? जिन कंपनीज के शेयर्स आपको मिल जाए शेयर मार्केट पे, डिपार्टमेंटल स्टोर पे, वो क्या होगी? लिस्टेड कंपनी। जिनके नाम मिले वो अनलिस्टेड कंपनी। पक्का? लिस्टेड कंपनी कुछ एग्जांपल्स है लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड। अनलिस्टेड का बिगेस्ट एग्जांपल है जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। जियो इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी। जो जियो की सिम हम यूज करते हैं उस टाइम में हो जाएगा लिस्टिंग। ये भी अदानी, ये अब लिस्ट हो गया एक्चुअली, इसको आप हटा दो। ये पहले अनलिस्टेड था, अभी ये लिस्ट हो गया अदानी विलमार लिमिटेड, अभी एक लिस्टेड कंपनी है, राइट? ये समझ में आया सबको? पब्लिक प्राइवेट का फंडा क्लियर है? किसी को डाउट नहीं पब्लिक प्राइवेट में? चल सकते हैं आगे? चलो, नाउ स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी छोटी सी, राइट? स्मॉल कंपनी कौन होती है? जो कंपनी क्यूट है वो स्मॉल है, राइट? स्मॉल कंपनी कौन? क्यूट कंपनी। सर कंपनी क्यूट कैसे बनेगी? अगर उसका कैपिटल एंड उसका टर्नओवर विद इन लिमिट्स है तो वो क्या हो जाएगी? क्यूट। कैपिटल होना चाहिए अप टू 4 करोड़, टर्नओवर होना चाहिए अप टू 40 करोड़। यहां पे मैंने क्या बोला? एंड। सर मेरा कैपिटल 3 करोड़ है, टर्नओवर 11 करोड़ है, क्या मैं क्यूट हूं? पक्का? अरे मैं मतलब कंपनी, राइट? क्यूट होने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। चलो, कैपिटल कितना? अप टू 4 करोड़, टर्नओवर अप टू 10 करोड़। सो दोनों में से एक लिमिट भी अगर एक्सीड हुआ तो कंपनी क्यूट नहीं है। पक्का? इतनी बात समझ में आई? आओ स्मॉल कंपनी को थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते हैं। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। यानी हमें पहले ही पता चल गया पब्लिक कंपनी क्यूट नहीं हो सकती, राइट? सर 5 कंपनीज हमने देखी थी ऑन बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन: प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी, स्मॉल एंड सेक्शन 8। पब्लिक को मना कर दिया, स्मॉल तो ये खुद है ही, राइट? अब बचे 3। यानी कि अभी तक के डेफिनेशन हमें क्या पता चला कि एक प्राइवेट कंपनी क्यूट हो सकती है, ओपीसी क्यूट हो सकती है, सेक्शन 8 कंपनी क्यूट हो सकती है, बराबर? और अगर आप क्यूट हो तो आप स्मॉल कंपनी हो, राइट? सर यहां पे पर्टिकुलरली बोल दिया है सेक्शन 8 वाली कंपनी क्यूट नहीं हो सकती, ये भी हट गया। ओपीसी का जब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, उसमें बताया गया ओपीसी किसी भी अलग तरह की कंपनी में फ्रेम नहीं हो सकती, ओपीसी सेपरेट ही रहेगी, राइट? क्या हो गया विकास? वो इतना कंसर्न से घूम के देख रहा था। चलो खुश कैसा हो रहा है वो? चलो ओपीसी, ओपीसी के कॉन्सेप्ट में बता दिया गया है कि इसको आप किसी भी अलग कैटेगरी की कंपनी में इंक्लूड नहीं कर सकते। ओपीसी विल बी इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ, राइट? तो ओपीसी भी क्यूट नहीं हो सकता। कौन बच गया खाली? प्राइवेट कंपनी। यानी कि अगर एक प्राइवेट कंपनी अगर क्यूट हो तो वो क्या बन जाएगा? स्मॉल कंपनी। यानी एक प्राइवेट कंपनी का अगर कैपिटल 4 करोड़ से कम है, टर्नओवर 40 करोड़ से कम है, तो वो क्या बन जाएगा? स्मॉल कंपनी। पक्का? सर एग्जाम में अगर आंसर है तो हम डायरेक्टली लिख दें प्राइवेट कंपनी, मार्क्स नहीं मिलेंगे। लैंग्वेज क्या है? अदर देन पब्लिक कंपनी। प्रॉब्लम ही होती है लॉ में, हम इनकम्प्लीट लिख के आते हैं। लॉ ने बोला है कि आपको प्राइवेट कंपनी, वो तो हमारा एनालिसिस है ना कि प्राइवेट कंपनी। लॉ ने क्या बोला? अदर देन पब्लिक कंपनी। फिर आप पर्टिकुलरली लिखो कि ओपीसी एंड सेक्शन 8 कंपनी हैव बीन particularly excluded from the concept of small company. That means only private company which is
following the prescribed limits will be a small company. राइट, इस एनालिसिस को लिख के आओ, डायरेक्टली प्राइवेट कंपनी मत लिख के आओ। अगर फुल मार्क्स लाने हैं तो सर हमें चलेगा 5 में 3 मिल जाए तो मिल जाएंगे प्राइवेट कंपनी लिखने में। और इन क्वेश्चंस में अगर हम फुल मार्क्स नहीं लाएंगे तो हमारा एग्रीगेट कैसे बढ़ेगा? बराबर। ट्रस्ट मी, लॉ बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अरे ये जोक नहीं है, जेन्युइनली। अरे मैं लॉयर नहीं है, बताऊंगा। चलो, मैंने लॉ के अलग अलग क्वालिफिकेशन किए हैं। हालांकि एज अ स्टूडेंट ट्रस्ट मी, आई यूज्ड टू हेट लॉ, जेन्युइनली आई यूज्ड टू हेट लॉ। बट अब तो यार लॉ ही पैसे कमा के दे रहा है। लॉ जेन्युइनली आपको बोलता हूं बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि आई विल टेल यू, लॉ कभी बियॉन्ड नहीं जा सकता। अकाउंट्स में कितना भी आपको अच्छे से कोई चैप्टर आता हो, अगर एक टेढ़ा एडजस्टमेंट आ गया, राइट, पूरा क्वेश्चन हिल जाता है। लॉ में वैसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, कुछ एक्स्ट्रा पूछ ही नहीं सकते ना। जो प्रोविजन है वो तो फिक्स है ना। प्राइवेट कंपनी में अगर ये 3 रेस्ट्रिक्शन, ये 3 ही रहेंगे ना, कोई चौथा एडजस्टमेंट थोड़ी ना एग्जाम पेपर में आ जाएगा, राइट। लॉ में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस, एंड दैट्स वेयर स्टूडेंट लैक। क्या होता है, अकाउंट्स के क्वेश्चन हम क्लास में प्रैक्टिस कर लेते हैं, लॉ के हम क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। तो अगर हमने घर में होमवर्क में क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो प्रॉब्लम होती है मार्क्स स्कोर नहीं करने की। अगर हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, लॉ में इंस्टीट्यूट का हाईएस्ट इज 92 फॉर सीए फाउंडेशन, एंड पर्सनली मेरे स्टूडेंट्स का हाईएस्ट 89 गया हुआ है। सो दैट मींस लॉ में स्कोर कर पाना तो पॉसिबल है, राइट। प्रॉब्लम कब होती है, जब हम लॉ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस ना करें। हमें लगता है हमारा तो पढ़ के हो गया, एग्जाम में सीधा लिख लेंगे, वहां पे एरर होती है। बोलो क्या? ओपीसी हम पढ़ ही कर रहे हैं, अभी तो स्मॉल कंपनी पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, कन्वर्ट सब कंपनी हो सकती है। चलो, हाँ कर दो। आइए स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट रीड करेंगे सब, उसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए। चलो क्विकली स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन रीड करेंगे सब। डन। सेक्शन 8 कंपनी में कोई कंफ्यूजन? चलो फिर मेरे पास एक क्वेश्चन है, पहले बताओ कौन आंसर करेगा। कोई तो वॉलंटियर करो। कॉफी लाए आज? तो आज राहुल ही आंसर करेगा। चलो, मैं आज कॉफी पी के नहीं आया कि राहुल कॉफी लाया होगा। रोज मेरे को बोलता, मैं मना कर देता हूँ, आज कॉफी नहीं। मैं कल से ना मेरा कॉफी खुद पिएगी, आज मैं राहुल के भरोसे आ गया। चलो नाउ सुनो, यहां
पे दो लिमिट लिखी हुई है, 4 करोड़, 10 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़। ठीक है राहुल, क्या फर्क है इन लिमिट्स में? बुक है, बुक पेज, उसमें खोल पेज नंबर 93। हाँ देख उसमें लिखा हुआ है 4 करोड़, 4 करोड़, 40 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। उसको छोड़, तू बता। ऐसा तेरे को नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो क्लास में किसी को पास भी कर सकता है कि सर मेरे जगह ये आंसर करेगा। तेरे पास वो भी पावर है आज। चलो चलो तेरे पास भी है। चलो नहीं, तेरे पास नहीं है अभी। ये तो मैंने ही बताया। 10 और 100 क्या है फिर? 4 और 40 तो मैंने ही बताया, फिर 10 और 100 क्या है? मिलेगा, मौका मिलेगा, रुको। क्या नाम है तुम उसका? कैसा कैसा नाम रखते हो यार, उसको खुद बोलने दो। आर्य, बोलो। चलो नहीं तो एक पास और अलाउड है, किसी एक जन को पास कर सकते हो। नील बोलो। चलो बस इतनी लाइफ लाइन्स थी, खत्म लाइफ लाइन्स। बोलो नील। चलो बोलो रुद्रेश। जितने कॉन्फिडेंस से इसने हाथ उठाया ना कि सर बड़ा मुश्किल समझ में आया। नेट प्रॉफिट कहाँ लिखा है पहले मेरे को तो ये बता देना। तो उसमें नेट प्रॉफिट ही कैसे होगा? लॉस भी तो हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बोल राहुल। और 4 करोड़, अरे पर टर्नओवर तो 40 है, 4 कहाँ है? बोलो चैतन्य। ओके, अभी तक का बेस्ट लॉजिक। फिर टर्नओवर में बोलो, कौन बोल रहा है? बोलो। ओके चलो, और कोई? एक बार इस एक, हाँ तो यही बात तो रुद्रेश ने भी बोला। देखो लिमिट्स तो हमको कैपिटल और टर्नओवर की चेक करनी है, प्रॉफिट की तो लिमिट है ही नहीं यहाँ पे, राइट? एक बार पूरा सेंटेंस रीड करते हैं। paid up share capital of which does not exceed 4 crore or such higher amount as may be prescribed। इस वर्ड का मैंने आपको बेसिक्स ऑफ लॉ के लेक्चर में मीनिंग बताया था। as may be prescribed का क्या मतलब होता है?
एज पर लॉ, तो फिर 4 करोड़ भी तो एज पर लॉ ही है। एमओए में ये सुनो, 4 करोड़ एंड 40 करोड़ ये करंट लिमिट्स है, एस में बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है प्रिस्क्राइब्ड इन रूल्स, याद है, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, सर्कुलर। मैंने क्या बोला था, पहले मेन एक्ट बनती है, इसमें हम पावर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रूल्स में प्रिस्क्राइब कर सकती है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो 4 करोड़ को इंक्रीज करके 10 करोड़ तक कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। करंटली ये 4 करोड़ है। ये जब एक्ट आया था ना 2013 में, उस टाइम 25 लाख था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर करके अभी 4 करोड़ कर दिया है, आगे फर्दर इसको 10 करोड़ तक इंक्रीज कर सकते हैं। सर अगर 11 करोड़ करना हुआ तो पार्लियामेंट में जाके वो पूरा लूप खेल के एक्ट चेंज करना पड़ेगा। सो एक्ट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया लिमिट सेट करने का, पर एक रेस्ट्रिक्टिव पावर दिया, एक पॉइंट पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि इसके साथ आप चेंज नहीं कर सकते। इसके आगे अगर चेंज करना होगा, इसके बियॉन्ड जाना होगा, तो फिर एक्ट को चेंज करना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर, राइट। सो 4 करोड़ करंट लिमिट है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट एस में भी प्रिस्क्राइब से चेंज कर सकती है अप टू 10 करोड़ रुपीस। नहीं कर रही सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज, इतना गुस्सा नहीं। 40 करोड़ करंट लिमिट है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज करके 100 करोड़ तक कर सकती है, उसके बियॉन्ड नहीं। पक्का पक्का क्लियर है क्या ये? चलो, सो अभी स्मॉल कंपनी में कोई कंफ्यूजन? श्योर? ओपीसी में बोला हुआ है कि ओपीसी किसी भी अलग कैटेगरी की कंपनी हो ही नहीं सकती। चलो ये क्लियर है क्या? सो हमने प्राइवेट समझ लिया, पब्लिक समझ लिया एंड स्मॉल कंपनी समझ लिया, राइट। अभी बचता है हमारे पास ओपीसी एंड सेक्शन 8 कंपनी। चलो ओपीसी के बारे में समझना, अब क्वाइटली सब मेरी बात सुनेंगे। 2013 में पहली बार ओपीसी का कॉन्सेप्ट आया था एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपीसी हैज बीन द मोस्ट फ्लॉप कॉन्सेप्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ अराउंड द वर्ल्ड। 2013 जब सारे डेवलप्ड कंट्रीज इस कॉन्सेप्ट को एबॉलिश कर रहे थे कि ये कॉन्सेप्ट काम का नहीं है, तो हमने बोला अब हम स्टार्ट करेंगे। लाइक यूएस में 2013 तक कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका था, यूके में खत्म हो चुका था, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया में खत्म हो चुका था, फ्रांस में खत्म हो चुका था, पर 2013 में पहली बार इंडिया ने बोला हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। द इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट बिहाइंड दिस वाज कि हम जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाले लोग हैं ना, उन्हें ओपीसी के पर्व्यू में ले आएंगे। एंड काफी सारे लोग आए थे। मतलब इनका इंटेंशन क्या था, जो आपके पानीपुरी वाले होते हैं ना, पान वाले, इस तरह के लोगों को हमें लॉ के पर्व्यू में लाना। बेसिकली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना इंडिया का, उसे लॉ ने ऑर्गेनाइज करना चाहा। डू यू थिंक दैट सेक्टर इज ऑर्गेनाइजेबल? कुछ लोगों ने रजिस्टर भी कराया। वन ऑफ द अर्लीस्ट ओपीसी दैट वाज फॉर्म्ड वाज फ्रॉम बनारस, चौरसिया पान भंडार ओपीसी। एक पान के दुकान वाले ने ओपीसी बनाई। नागपुर में एक जूस का दुकान था, टेंगी फार्म्स, उसने ओपीसी बनाई। एक गैरेज के मैकेनिक था, एक गैरेज का मैकेनिक था ब्रूम बाइक्स, ड्रूम तो बहुत बड़ी कंपनी है, ब्रूम बाइक्स, BROOM, ब्रूम बाइक्स, छोटा सा गैरेज था, उसने ओपीसी बनाई, राइट। सो ओपीसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों? लेट्स से मुझे मेरे बिजनेस को एक्सपेंड करना है, सो मुझे कंपनी बनानी पड़ेगी। ये तो हम समझ चुके हैं, पार्टनरशिप से ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। कंपनी बनाने के लिए मुझे
मिनिमम 2 लोगों की जरूरत है, मिनिमम 2 पीपल आर रिक्वायर्ड। नाउ मेरे को कंपनी बनानी है, दूसरे पर्सन को मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेके आना पड़ेगा, एंड इसे मालूम है कि अगर ये नहीं आएगा तो मैं कंपनी नहीं बना पाऊंगा, तो ये अनरीजनेबल टर्म्स पे मेरे साथ अटैच होता था, राइट। मेरे बिजनेस में ये अटैचमेंट के लिए ये मुझसे अनरीजनेबल पैसे मांगता था, अनरीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन रखता था, राइट। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला हम एक फ्रेश कॉन्सेप्ट देते हैं, ओपीसी। क्या आप रहोगे तो कंपनी, कंपनी के फीचर्स आपको मिलेंगे। याद करो मैंने बोला था सोल प्रोप्राइटरशिप में मेरा पैसा मेरा बिजनेस मेरा डिसीजन, ओपीसी कंपनी है, मेरा पैसा मेरा बिजनेस पर डिसीजन मैं जिन्हें सेलेक्ट करूंगा उनका। सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, कंपनी केस में मैंने फीचर देखा है लिमिटेड लायबिलिटी होगी, करेक्ट। तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप का एक बेटर वर्जन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे एक कंपनी है जिसमें कंपनी के फीचर मिल जाएंगे, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ यूनिक फीचर है कि यहाँ पे मिनिमम बोल लो मैक्सिमम बोल लो, ओनली 1 मेंबर रहेगा, सिर्फ एक ही मेंबर रहेगा। यहाँ पे मिनिमम डायरेक्टर 1 रहेगा, मैक्सिमम 15, पक्का। ओपीसी को अपने एक मेंबर के साथ साथ एक नॉमिनी का भी नाम देना पड़ेगा कि मेंबर की डेथ हो गई तो ये पर्सन मेंबर बन जाएगा। देखो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में अगर किसी एक मेंबर की डेथ हो गई तो अभी भी बाकी मेंबर्स हैं जब तक कि उस पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव ना आ जाए। यहाँ पर तो कोई नहीं बचेगा ना, तो यहाँ पे मैंडेटरीली आपको एक नॉमिनी देना पड़ेगा जो मेंबर की डेथ होने पे मेंबर बन जाएगा, पक्का। आपको मेंबर बनना हो या नॉमिनी बनना हो, कुछ बातों का ध्यान रखना। यू शुड नॉट बी अ माइनर, यू शुड बी इंडियन सिटीजन एंड यू शुड बी नेचुरल पर्सन, राइट। यानी कि एक कंपनी ओपीसी नहीं बना सकता, पर हमने पार्टनरशिप में देखा था एक कंपनी पार्टनरशिप फर्म बना सकता है। पार्टनरशिप फर्म में पर्सन कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, राइट। यहाँ पे सिर्फ कौन हो सकता है ओपीसी का मेंबर, नेचुरल पर्सन। सो एक कंपनी चाहे तो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन सकता है पर ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता। एक कंपनी चाहे तो दूसरे प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में, स्मॉल कंपनी में मेंबर बन सकता है पर ओपीसी में मेंबर नहीं बन सकता। और ध्यान से सुन लो मेरी बात, वरना एग्जाम में गलत कर क्या होगे। क्या होता है लास्ट मिनट में हमारी आदत होती है कुछ यूट्यूब वीडियोस देखने की, वहां पे आपको एक पुराना कॉन्सेप्ट होता था यहाँ पे, ही शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कॉन्सेप्ट अब हट चुका है एंड यूट्यूब पे न्यूमरस टीचर्स ने गलत इंटरप्रिटेशन किया इसको, इंक्लूडिंग सम वेरी लीडिंग टीचर्स। हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। गवर्नमेंट का प्रॉपर क्लैरिफिकेशन है कि रेसिडेंट हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको लॉजिक भी बताता हूं कि क्यों गलत इंटरप्रिटेशन है, वरना आपको लगेगा सर ऐसे कैसे बोल दिया आपने, इतने बड़े टीचर ऐसे कैसे गलती कर देंगे। सुनो, पहले यहाँ पे लॉ का प्रोविजन क्या था, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए और रेसिडेंट होना चाहिए, राइट। एंड रेसिडेंट के लिए रिक्वायरमेंट थी कि आपको इंडियन रेसिडेंट होने के लिए 182 डेज इंडिया में रहने पड़ेंगे, राइट। 182 डेज अगर आप लास्ट ईयर इंडिया में रहे हो तो इस साल आप रेसिडेंट हो इंडिया के। फिर अमेंडमेंट क्या आया, वेदर यू आर रेसिडेंट और नॉट, ये अमेंडमेंट आया। एंड अगर आप रेसिडेंट हो तो 182 डेज नहीं सिर्फ 125 डेज रिक्वायर्ड है। एंड यहां पे हो गई लोगों से लॉ के इंटरप्रिटेशन की मिस्टेक कि आपको 125 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा तभी आप ओपीसी के मेंबर बन पाओगे। एकदम क्लियरली बोला है लॉ ने, और नॉट। रेसिडेंट हो तो कैसे चेक करना है रेसिडेंट, 125 डेज इंडिया में रहे तो रेसिडेंट हो। अब रेसिडेंट हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, आप ओपीसी के नॉमिनी और मेंबर बन सकते हो, पक्का। सो आई होप हमको ये अमेंडमेंट क्लियर है, राइट। हमको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आओ फिर बुक में इस चीज को मार्क करके करेक्शन कर लेते हैं। इसको मैंने इंटेंशनली गलत रखा है ताकि क्लास में मैं इस चीज को करेक्शन के साथ बता सकूं। अच्छा इसको ना मैंने एक अटेम्प्ट के बुक में हटा दिया था, एग्जाम से एक दिन पहले सब स्टूडेंट्स का, सर ये आपने इनकम्प्लीट दिया है।
वो सर मॉड्यूल में तो ऐसा था। अरे मॉड्यूल के साथ आईसीआई आरटीपी भी रिलीज करता है, आईसीआई की मॉड्यूल्स तो ऐसी आउटडेटेड रहती है। सर वो मैंने वो टीचर की बुक देखी, मेरे को स्क्रीनशॉट्स भी आए हैं व्हाट्सएप पे एग्जाम के एक दिन पहले कि सर इसमें ऐसे कंपैरिजन मेरे बुक का दूसरे बुक का, सर इसमें ये मार्क्ड है, सर आपके बुक में ये पॉइंट नहीं है। मैं बोलता हूँ गुड, तेरे आंसर में भी नहीं होना चाहिए, राइट? दिस इज आउटडेटेड, ये चीज हमें आंसर में नहीं लिखनी है, अमेंडमेंट आ चुका है इसमें, रेसिडेंट वाला पॉइंट रिक्वायर्ड ही नहीं है। क्लियर है क्या ये? चलो आगे चले। अब एक एडिशनल बात ध्यान रखना, एक पर्सन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्सन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी कि सेम टाइम पे एक ओपीसी का मेंबर हो सकता है और सिर्फ एक ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। बराबर? एक ओपीसी का मेंबर, एक ओपीसी का नॉमिनी, ठीक है? नाउ लेट्स से एक्स ओपीसी का मेंबर है मिस्टर एक्स, नॉमिनी है मिस्टर वाई। वाई ओपीसी का मेंबर है मिस्टर जेड, सॉरी मेंबर है मिस्टर वाई, नॉमिनी है मिस्टर जेड। पक्का? और एक्स की डेथ हो गई, ये 1 अप्रैल का स्टेटस है, ये 15 अप्रैल का स्टेटस है, ठीक है? 15 अप्रैल को मिस्टर वाई एक्स ओपीसी का भी मेंबर बन गया, वाई ओपीसी का भी मेंबर बन गया, ये तो लॉ ब्रीच हो गया। लॉ ने हमको पावर दिया है कि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ओपीसी के मेंबर और एक ओपीसी के नॉमिनी बन सकते हो, हमने तो लॉ फॉलो किया, एक ही ओपीसी में मेंबर बने, एक ही ओपीसी में नॉमिनी बने। हाँ, 1 तारीख को अगर मैं क्वाइट, इतना डिस्टर्बेंस क्यों है? 1 तारीख को अगर मिस्टर वाई जेड ओपीसी का भी मेंबर बन जाए तो लॉ यहीं पे ब्रीच हो गया, अगर जेड ओपीसी का नॉमिनी बन जाए तो भी लॉ यहाँ पे ब्रीच हो गया। हमने तो 1 तारीख को लॉ फॉलो किया, हम तो कहीं पे एरर पे नहीं है। 15 तारीख को एक्स का डेथ हो गया, उसने वाई का क्या गलती, राइट? पर वाई ने तो लॉ ब्रीच कर दिया, एक्स ओपीसी का भी मेंबर बन गया, वाई ओपीसी का भी मेंबर बन गया, राइट? इस सिचुएशन में लॉ बोलता है वाई के पास 180 डेज का टाइम है टू टेक करेक्टिव एक्शन। इसमें भी बहुत सारे YouTube क्लेम टीचर्स का मैंने गलत इंटरप्रिटेशन देखा है। आई होप वील कीप आवर प्रिंसिपल्स राइट एंड टाइट फॉर एग्जाम्स, हमें इधर उधर की बातों में कंफ्यूज नहीं होना है, बराबर? सर अगर यहाँ पे 1 तारीख को मैं 2 ओपीसी मेंबर बन जाता तो करेक्टिव एक्शन का टाइम नहीं मिलता, वहीं पे आपको हम डिफॉल्ट मान के आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज कर देते। अगर आप एक ओपीसी के मेंबर और एक ओपीसी के नॉमिनी थे एंड बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन क्या हुआ, फ्यूचर में 2 ओपीसी के मेंबर बन गए, उस सिचुएशन में क्या होगा, आपके पास 180 डेज का टाइम है टू टेक द करेक्टिव एक्शन। पक्का? 180 डेज के अंदर क्या करेक्टिव एक्शन लोगे? एक ओपीसी को बंद कर दो,
एक ओपीसी में जो तुम्हारी 100% मेंबरशिप तुम्हारी अकेले की है ना, पूरे तुम अकेले मालिक हो, बेच दो उस ओपीसी को, दोनों ओपीसी को मर्ज कर दो। मतलब 180 डेज के अंदर आपको किसी भी तरह करेक्टिव एक्शन लेना है कि 180 डेज के बाद आप दो ओपीसी में मेंबर नहीं रह सकते, किसी एक में मेंबर रहो। सर अगर हम 180 डेज के बाद भी दो में मेंबर रहे तो फिर पेनल्टी लगेगी। क्लियर है ये बात? क्या 180 डेज का करेक्टिव एक्शन का टाइम हमको हमेशा मिलेगा क्या? नहीं। सपोज सिचुएशन व्हेन यू बिकम मेंबर्स ऑफ टू ओपीसीज because you were nominee of one OPC and member of another, and the OPC whereby you were nominee, the member of that OPC died. बराबर? कोई कंफ्यूजन इसमें अभी? श्योर? चलो फिर ओपीसी के कॉन्सेप्ट में आते हैं। एक बार आप क्विकली पूरा ओपीसी का कॉन्सेप्ट रीड कीजिए। नॉमिनी ओनर बन जाएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी यही तो है ना, परपेचुअल सक्सेशन है, इसलिए तो हमने इसको ओपीसी का कॉन्सेप्ट दिया। सोल प्रोप्राइटरशिप होता तो क्या होता, एक्स की डेथ हो गई वो फर्म बंद हो गया। यहाँ पे हमने उसको फीचर दिया ना, मैन में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। ओपीसी के कॉन्सेप्ट में किसी को कंफ्यूजन है क्या कोई? श्योर? सो में पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, इतना फंडा क्लियर है? पक्का? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कितना बजे से लेक्चर? तो 2:30 तक है। ठीक है चलो।